So, good morning, students. Now, in continuation of the previous video, already we have derived this formula R equals rho into L upon A. Now, we will discuss here. The question will arise on this formula like this: what are the factors on which the resistance depends? And second, define the resistivity और specific resistance. इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम इस फॉर्मूला समझ लेते हैं. जैसे कि इस फॉर्मूला में हमारे पास R इक्वल्स रो इंटू एल अपान ए है, तो इसका मतलब हुआ कि R जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब हुआ कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा. एग्जांपल के तौर पर अगर हम दो वायर लेते हैं जिसका एरिया प्रोपोर्शन सेम है, अगर वो एक ही मेटल है उसके बावजूद भी थिन और थिक वायर लेने पर एरिया प्रोपोर्शन अगर सेम लेते हैं तो उस केस में एक वायर की लेंथ कम है और एक वायर की लेंथ ज़्यादा है, तो जो वायर ज़्यादा लेंथ का है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. अगर हम उनकी लेंथ सेम कर दें, एक ही वायर का, एक ही नेचर का, कॉपर की दो वायर ले ली सपोज, और उसका हम लेंथ सेम कर दें लेकिन एक थिन ले लें और एक थिक ले लें, तो जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उसका एरिया प्रोपोर्शन ये रेजिस्टेंस होता है वो एरिया प्रोपोर्शन की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम समझ सकते हैं कि थिन और थिक वायर में अगर सेम लेंथ है तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा. तीसरा फैक्टर जो था वो उसका नेचर है कि अगर हम अलग अलग नेचर की वायर ले लेते हैं, एक कॉपर का, एल्युमिनियम का और आयरन का, और उनके तीनों के केस में लेंथ और एरिया प्रोपोर्शन हम सेम रख दें, तो इस वजह से उसका चूँकि नेचर अलग अलग हो गया तो तीनों के केस में रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, लेंथ और एरिया सेम होने के बावजूद भी. इसका मतलब हुआ कि तीसरा जो फैक्टर है वो है उसका नेचर. तो इस फॉर्मूला से हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. And resistivity depends upon the nature of material and not on the geometrical dimensions of the conductor. जो हम अभी बात कर रहे थे आयरन के केस में या कॉपर के केस में, एल्युमिनियम के केस में, अगर हम सपोज कॉपर के ही तीन वायर ले लेते हैं, एक वायर के केस में लेंथ 1 सेंटीमीटर, सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, तीसरे में 10 सेंटीमीटर है. चूँकि कॉपर के ही वायर है, लेंथ डिफरेंट है, एरिया भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉपर के ही तीनों वायर होने की वजह से उनके केस में रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. अगर हम रेजिस्टिविटी, जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये डिफिनीशन में पता होना चाहिए. इसका यूनिट पे भी हम इस फॉर्मूला से देखेंगे. मान लीजिए कि लेंथ को 1 कर देते हैं, एल को 1 कर दें, एल इक्वल्स टू 1, और एरिया को भी 1 कर दें, ये इक्वल्स टू 1 कर दें. इन दैट केस आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो, या रो इक्वल्स टू आर हो जाएगा. ये दोनों आपस में इक्वल हैं. तो ये कंडीशन कब अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन तब अप्लाई हो रही है जब हम वायर की लेंथ को 1 मीटर या यूनिट लेंथ का ले लें और इसका एरिया क्वेश्चन भी 1 मीटर स्क्वायर कर दें या यूनिट मीटर स्क्वायर कर दें, तो जो रो है वो आर के बराबर हो जाता है. तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी may be defined as the resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. Now the unit of the resistivity, so resistivity rho equals R into A upon L. R का यूनिट रहेगा ओम, ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान मीटर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आर का जो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर. इसको हम सिंबल के फॉर्म में ले सकते हैं, ओम इंटू मीटर. सो ओम इंटू मीटर, इट इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वी डी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, रो जो कि अभी हम बात कर रहे थे, रेजिस्टिविटी, I is the electric current, E is the electric field, J is the current density and V is the potential difference.
सो रो इक्वल्स ई अपान जे। क्योंकि हमने जे का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आई अपान ए, जी इक्वल्स आई अपान ए था, और आई की वैल्यू हम पुट करते हैं उसमें ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये एन ई वी डी बचेगा। एन ई वी डी होता है, इसे कैंसिल हो जाएगा तो एन ई वी डी। तो यहाँ पर अगर हम इस जे की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है ई अपान एन ई वी डी। अगर हम इसको वी डी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो ये आ जाएगा ई अपान एन ई रो, और ई को हम क्या ले सकते हैं वी अपान एल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वी डी इक्वल्स वी अपान एन ई रो एल। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रो डी सॉरी वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करती है, एंड रो इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी कंडक्टर के लिए, एंड व्हेन आई इंक्रीजेज वी डी डिक्रीज करेगा। तो ये एक रिलेशन था। नो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स ऐसा यूनिट इज मोह। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मोह पर मीटर। कंडक्टिविटी, इसको हम कंडक्टेंस को जो बात कर रहे थे, अगर हम रेसिप्रोकल 1/r कह सकते हैं इसको, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी इक्वल्स 1/r, और आर का यूनिट है ओम, तो पर ओम कह सकते हैं या इसको मोह कह देते हैं। और कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था ओम मीटर। अगर हम 1/रो कर देते हैं तो इसका 1/ओम को मोह कर देंगे और मीटर नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा मोह पर मीटर या मोह अपान मीटर या पर ओम पर मीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अभी जो हमने इससे पहले फॉर्मूला टाइप किया था आर इक्वल्स एम अपान एन स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेगा ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कोलिजन बढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से टाउ क्या करेगा डिक्रीज होगा, और जब टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, उसको इस फॉर्मूले से आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह की फॉर्मूला 11 में हमने डिस्कस किया था, और उसमें R इक्वल्स R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी था। तो वहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालना चाहें अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर, एक टी टेम्परेचर एक जीरो टेम्परेचर पर बात करें, टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो आर टी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो अगर R0 है, और T1 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस अगर R1 ले लेते हैं, और T2 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस अगर R2 ले लेते हैं, तो इनकी टर्म्स में अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है वो अल्फ़ा इक्वल्स RT माइनस R0 अपान R0T, या R1 R2 के टर्म्स में अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो अल्फ़ा इक्वल्स R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस R2 T1। If R2 is less than R1 then अल्फ़ा इज नेगेटिव। ये हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, चूँकि वैल्यू किसकी ज़्यादा है किसकी कम है उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा पॉजिटिव है नेगेटिव। नो नेक्स्ट इज कलर कोडिंग। कई बार जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनकी हमें कलर कोडिंग देखनी होती है। कलर कोडिंग, तो कलर कोडिंग के लिए आप लोगों ने देखा होगा जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह के जो फिगर में यहाँ दिखा रखा है कलर बैंड लगे रहते हैं। डिफरेंट बैंड्स जो रेजिस्टेंस वायर होते हैं उस फॉर्म में होते हैं, तो उन पर डिफरेंट कलर के बैंड होते हैं। उन बैंड को देख के हम
उसके ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो उस वैल्यू को पढ़ने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। जैसे हमारे पास ये जो एक फिगर यहाँ बना रखा है, जिसमें यहाँ पर जो सिंबल यहाँ पर दे रखे हैं ब्राउन, बी फॉर ब्राउन, और बी वायलेट है, और बी एक ब्लैक है और गोल्ड कलर में, इस तरह के बैंड यहाँ पर बन रखे हैं। जो थर्ड रिंग है, फर्स्ट टू तो हमारे को क्या दे दिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल जाएंगे, और थर्ड रिंग क्या इंडिकेट करेगा, डेसिमल मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगा, और जो लास्ट रिंग है वो क्या इंडिकेट करेगा, टॉलरेंस इन परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यू। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू अभी देख लेते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिखा रखा है। अब इसकी वैल्यू अगर हमें पढ़नी है तो इस वैल्यू को पढ़ने के लिए इस टेबल को हमें याद रखना होगा। ये जो टेबल है, फर्स्ट कॉलम में लेटर दे रखे हैं, जिसमें BR O बाई GB और वायलेट मीन्स B एंड ग्रे G और W मीन्स वाइट। इसको अगर हम नंबर दे देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में लेटर, सेकंड कॉलम में कलर, और थर्ड जो कॉलम है उसमें नंबर, और फोर्थ में जो हमारे फोर्थ बैंड का कलर दे रखा होता है उसमें गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या कोई कलर नहीं हो सकता है। तो उसकी टॉलरेंस, अगर गोल्ड कलर है तो 5%, सिल्वर कलर है अगर तो 10%, और नो कलर है तो 20%। तो इस टेबल को हमें याद रखना है। इन कलर की सीक्वेंस को याद रखने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अगर इन सब लेटर का हम फर्स्ट लेटर ले लेते हैं तो हमें इन सारे कलर्स की सीक्वेंस पता चल जाती है। फर्स्ट B से ब्लैक, सेकेंड B से ब्राउन, और थर्ड जो भी हम यहाँ पर लेंगे वो ब्लू। तो यहाँ पर एक B से 3 तरह के कलर यहाँ पर हैं, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। इनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस थोड़ा इनको याद रखिए। कलर में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे। G भी 2 बार आया है। तो फर्स्ट टाइम जो G आ रहा है वो ग्रीन है, और जो लास्ट में जो G आ रहा है वो ग्रे, W वाइट। अब इसकी वैल्यू हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर B, जो एक B ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन के लिए B 1 हो जाएगा, और वायलेट की अगर हम टेबल से वैल्यू देते हैं तो 7 आता है। तो फर्स्ट टू बैंड हमें सिग्निफिकेंट फिगर देना है, 1 और 7 इंटू थर्ड बैंड क्या देगा, मल्टीप्लायर, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लायर है वो कितना है, मल्टीप्लायर। इस मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आ रही है वो 10 की पावर की टर्म्स में आ जाएगा, 10 की पावर। तो ये थर्ड बैंड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है थर्ड बैंड, ये आ रहा है। इसका जो कलर हमारे पास ब्लैक कलर है, और ब्लैक कलर के लिए वैल्यू 0 है, तो 10 की ओवर 0 आ जाएगा। तो 1 7 × 10⁻⁴, इसको हम लिख सकते हैं 10 की ओवर 0 का मतलब 1, इसका मतलब हो गया 17। और फोर्थ बैंड का जो कलर है वो गोल्ड कलर है। तो इसके केस में जो टॉलरेंस रहेगी वो 5% दे रखी है, तो हम इसको प्लस माइनस करके लिखते हैं, टॉलरेंस प्लस माइनस 5% लिखी जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस माइनस 5% हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें 4 बैंड दे रखे हैं, पहला ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू और चौथा सिल्वर। इसकी वैल्यू अगर पढ़ते हैं तो टेबल खेल के तो आती है। ग्रीन के लिए 5, रेड के लिए 2, और ब्लू कलर के लिए जो वैल्यू है ब्लू के लिए 6 है। तो ये थर्ड बैंड मल्टीप्लायर देगा, 10 की पावर देगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। और प्लस माइनस सिल्वर के लिए 10%, ये हो जाएगा प्लस माइनस 10%। एक एग्जांपल और, इसमें ब्राउन, वायलेट और ब्लैक है। यहाँ पर चौथा बैंड नहीं है,
तो इस केस में ब्राउन जो ब्लू है यहाँ पर बी, तो इस केस में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी B1। वायलेट के लिए वैल्यू आ जाएगी 7, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर थोड़ा गलत रखा है, इसको हम देख सकते हैं। ये वैल्यू थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये वैल्यू आ जाएगी पहला ब्राउन है तो ब्राउन के लिए 1, और वायलेट है तो वायलेट के लिए आ जाएगा 7, तो 1 7 हो जाएगा, और इनटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, चूँकि ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के लिए 10 की पावर यहाँ पर कितने हैं 0, तो 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 का मतलब हुआ 10 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, तो ये हो जाएगा। और चौथा बैंड यहाँ पर है नहीं तो उसको हम प्लस माइनस 20% ले देंगे, तो ये आ जाएगा 17 प्लस माइनस 20%।